अरे क्या पढ़ना होगा, क्या करना होगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आपका ये हो गया नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ये दिनांक क्या लिखा गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका, हाँ चलिए यहाँ से देखिए, आप लोगों को आवेदन करना होगा 18/8/2 यानी 18 अगस्त से आपका फॉर्म भराने की तिथि चालू हो जाएगी। ठीक है भाई, 18 अगस्त से आप लोगों को ये फॉर्म भरने की तिथि दी गई है और 17 सितंबर को ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 18 अगस्त से 17 सितंबर तक ये फॉर्म आप लोगों को भर लेना है। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्योंकि इसकी देखिए योग्यता ये है कि कम से कम आप लोग इसमें क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, कम से कम लोग किस तक स्नातक कर चुके हैं, जिसको कहते हैं बीए, बीएससी, यानी इंटर प्लस आपको करना होगा। इंटर प्लस जिनका जिनका शैक्षणिक योग्यता हो गया है, मतलब जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने पोस्ट हैं, 1 2 3 4 और एक 5 और ये 6। इसमें देखिए आपका जो है वेतन स्तर, यानी इसको बोलते हैं लेवल के हिसाब से इसमें आप लोगों को रुपया दिया जाता है, यानी लेवल के हिसाब से इसकी वैकेंसी होती है। तो दोस्तों ये जो है आपका, ये इसमें आप लोगों को जो लिखा गया था वहाँ पर कि 80,000+ आप लोगों को मिलेगा। तो ये आपका यही लेवल 7 है। इन सभी की तैयारी करिए आप लोग, बहुत 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 अच्छा, बिहार में एक बहुत सुनहरा मौका है। और देखिए कुछ स्टूडेंट के लिए ये और भी आवश्यक है, जैसे ये हो गया केवल जो भी स्नातक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये पोस्ट हो गया और ये पोस्ट हो गया। आगे देखिए इसमें कुछ अतिरिक्त बच्चों के लिए, जैसे कि जो बच्चे मैथ से किए हैं, गणित से किए हैं, या अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और वाणिज्य से सांख्यिकी जिससे किए हैं, केवल वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार एक पोस्ट और है जिसमें केवल वही बच्चे भर सकते हैं जो, देखिए यहाँ पर भी है वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी वो हो गया जिसको कहते हैं स्टैटिक्स। जो बच्चे स्टैटिक्स से किए हैं वे यहाँ पे भर सकते हैं। और नोट में देखिए दिया गया है कि वित्त विभाग के पत्रांक 692 से स्नातक के मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक, यानी कि इसमें यह कहा गया है इस पोस्ट में कि वैसे बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका मेन सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वाणिज्य हो, अर्थशास्त्र हो, सांख्यिकी हो, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी स्टैटिक्स रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, फिर भी ये बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही सेम बात इसमें थी लेवल 7 में। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें भी देखिए आगे ये है, गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक किए हुए हो, उसमें ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त और कोई भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन इस पोस्ट पे ये 2 पोस्ट है, इस 2 पोस्ट पे हर एक स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है उस पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स से
जो स्टूडेंट किए हैं उन लोगों के लिए अलग से अतिरिक्त मौका मिला है, तो मौका गवाइएगा नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। तो आइए देखिए पोस्ट के बारे में देखते हैं, कौन सा पोस्ट कहाँ कहाँ पे किन के लिए है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि टोटल जो सभी फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए 2 पोस्ट था। ऊपर वाला ये है 572 सीट, और सॉरी इधर टोटल सीट हो गया 1064 और 88। ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 8 6 14 4, यानी 1142 सीट है उन लोगों के लिए जो सारे सब्जेक्ट में किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। टोटल पोस्ट यहाँ पर हो गया 1481। ठीक है, और देखिए उम्र सीमा आप देख लेते हैं कि उम्र सीमा कितना है। अनारक्षित जिसको हम लोग कहते हैं यूआर, जो लोग यूआर में आते हैं उनके लिए 47 ईयर, और ओबीसी जो है उनके लिए अतिरिक्त यानी कि 3 साल दिया जाता है। तो ये कितने साल हो गया, 24 साल। अनारक्षित महिला वही हो गया, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या हो गया, 42 साल का दिया गया। और दिव्यांग जनों के लिए क्या है, उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा की अतिरिक्त 10 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी कि यूआर 37 का है तो उसके अतिरिक्त 10 वर्ष का छूट, यानी 47 साल तक ये दिव्यांग लोग भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। हाँ, चलिए परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं और क्या है। ये हो गया आपका एज लिमिटेशन। चलिए अब आपको बात करते हैं परीक्षा के बारे में। परीक्षा की प्रकृति किस प्रकार होगी, ये होगी ऑब्जेक्टिव टाइप। इसको पूरा पढ़ते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के अवलोकन से 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि यदि 40,000 से अधिक आवेदन हो गया तो क्या होगा, प्राथमिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिकतम आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। भाई साहब, अगर 40,000 से अधिक हो गया तो 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, 2 दिन, 3 दिन करके ये लोग एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिमाण सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाते हुए तैयारी की जाएगी, जिसको कहते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस या फिर परसेंटाइल प्रोसेस के अनुसार किया जाएगा। यदि आप लोग परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में आपको कितना सिलेक्ट किया जाएगा, 5 गुने उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यानी अगर आप एक एग्जाम में पास हो जाते हैं, यानी प्री जिसको बोलते हैं, प्री में पास होइएगा, उसके बाद फिर से आपका विज्ञापन निकाला जाएगा, उसमें आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। चलिए आगे देखते हैं। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, देखिए यहाँ से समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के जन्म तिथि के अनुसार अधिकतम उम्र, देखिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है। जैसे कि बच्चे बोलते क्या हैं कि सर मेरा भी 10 नंबर था और किसी एक और आदमी का 10 नंबर था। जैसे एक व्यक्ति का हो गया 10 नंबर, एक व्यक्ति का 10 नंबर, तो इसका सिलेक्शन हो जाता है और इसका नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा गया है, अधिकतम उम्र वाले विद्यार्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी अगर इसका जन्म 1996 में हुआ है और इसका जन्म 2000 में हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि हम वैसे कैंडिडेट को लेंगे जिनका उम्र अधिक हुआ हो। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखने योग्य है। ठीक,
अब बढ़ते हैं आगे इसकी परीक्षा के बारे में कि परीक्षा किस प्रकार का होगा। तो परीक्षा देखिए, इसमें 3 सब्जेक्ट है, समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, और ये हो गया मानसिक समान दक्षता। इसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, जिसको बोलते हैं जीके। इसमें आएगा साइंस प्लस मैथ, और ये हो जाएगा रीजनिंग। आपकी परीक्षा जो होगी कितने अंक की होगी? 150 की होगी, 2.5 घंटे की होगी, और एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि टोटल आपका जो है कितने का होगा? 600 नंबर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रारंभिक परीक्षा की तरीका कैसा होगा। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का भाषा जो होगा हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी को प्रश्न ही मान्य होंगे, यानी अंग्रेजी ही केवल यहाँ से आपका मान्य होगा, इसके अलावा और कोई भी मान्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि हिंदी में अगर गलत है तो आपको इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। चलिए देखिए और कुछ है। हाँ, एक बात और, अगर देखिए हम आपको सिलेबस के बारे में बता रहे थे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है क्या? देखिए, कहता है 3 अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात खंड के लिए पुस्तक चाहिए। ये बात बहुत अच्छी कही गई है कि आप एनसीईआरटी बीएसएबी आईसीएसई के जब एग्जाम होता है तो आपको ये 3 बुक ले जा सकते हैं एग्जाम सेंटर में। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन बच्चों अगर जब तक आपका तैयारी नहीं रहेगा तो ये बुक भी कुछ काम नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों आप लोगों को तैयारी करना ही होगा। अगर पढ़े रहते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना और कुछ नहीं। चलिए अब सिलेबस पर देखते हैं समान अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो समान अध्ययन में ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन सभी के बारे में भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए। तो यही जो भी है इस मतलब कि जो सिलेबस में रहता है वही पूछा जाता है, इसके अलावा इधर उधर से नहीं पूछा जाएगा भाई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे इधर है गणित का हो गया, समान विज्ञान 3 है, तीनों से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद गणित हो गया, और मानसिक यानी कि मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा के बारे में यानी जो मेंस होगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हिंदी जो अर्हक होगा यानी इसमें 30% या 30% से अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकन किया जाएगा। चलिए ये हो गया प्री। तो प्री में कुछ नहीं होगा, प्री आप एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपका होगा मेंस। लेकिन मेंस में क्या है? मेंस में एक तरीका है, आपका एक हिंदी का एग्जाम होगा। ठीक है, हिंदी होगा जो 100 नंबर का होगा, और एक होगा मेन पेपर जो 150 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि अगर हिंदी 100 नंबर का है, इसमें आप 30% यानी कम से कम आपको 30 नंबर लाना है। यदि आप 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो ये आपका कॉपी चेक होगा ही नहीं। इसीलिए आपको हिंदी में मिनिमम 30 मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपका ये कॉपी चेक होगा। इसका मतलब ये कहने का मतलब, अगर आप हिंदी में फेल हैं और यहाँ 150 में 150 नंबर आप ला चुके हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन भाई साहब रुक जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? यानी हिंदी भी आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे और कुछ है। आगे ये दिया है आपका क्या, कितने प्रतिशत आपको मिनिमम लाने हैं। जैसे कि ये यूआर के लिए आपका 40% लाना है। जैसे ये क्या है, आपका मान लिया जाए 150
टोटल 600 मार्क्स का होता है। तो 600 मार्क्स में से आप इसका 40% नहीं लाते हैं यूआर कैटेगरी वाले, यानी 240 नंबर, तो अगर 1400 कितना 1481 वैकेंसी है, अगर इतना में से कोई भी स्टूडेंट इतना नंबर नहीं ला पाता है तो सीट खाली का खाली रह जाएगा। उसी प्रकार इतना कम से कम आपको इतना लाना है, तभी आपको जॉब मिलेगी, और बाकी तो आप जानते ही हैं कि कट ऑफ कितना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्म जो फॉर्म फिल होगा तो उसके लिए कितना रुपया लगेगा। तो यूआर, ओबीसी, ईबीसी, इन लोगों के लिए कितना है, 540 रुपया लगेगा, और बाकी दिव्यांगजनों के लिए ये हो गया, महिलाओं के लिए 135 रुपया, और SC ST के लिए भी 135 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आरक्षण की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आरक्षण में क्या है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के समर्पित प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत, यानी मतलब कि जिनको आरक्षण चाहिए वो अपने बिहार सरकार से, यानी बिहार का ये वैकेंसी है तो बिहार सरकार के हिसाब से आपको छूट लेना है, तो ओबीसी बनवाइए, NCL बनवाइए। उसके बाद आप SC ST हैं तो SC ST का सर्टिफिकेट बनवाइए। EBC हैं अगर EBC का सर्टिफिकेट बनवाइए। EWS के कैटेगरी में आते हैं तो ये बिहार का मान नहीं, जो बिहार का सर्टिफिकेट है वही आपको लगेगा। आगे और कुछ दिया गया है, ये सारी बात वही कही गई है यहाँ पे। और भी कुछ है, मूल निवास प्रमाण पत्र 35% आरक्षण, ठीक है। आगे 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 इसमें तो और कुछ नहीं कहा गया है कि क्या अनिवार्य है ओबीसी न्यू, नहीं भाई इसमें और तो कुछ नहीं है। 900 लोगों मूल निवासी के साथ इसमें कहा गया है कि जब तक नहीं 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 ये ठीक है, ये ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस आपका इतना ही है। और ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी अच्छा क्या कहा गया है ये एक पढ़ लेते हैं। समान प्रशासन विभाग पटना बिहार पटना के अधिसूचना संख्या इतना दिनांक के अवलोकन में लिखित परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर साफ नहीं किया है कि परीक्षा का जो प्रकार है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, अभी ये यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात कही गई है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। और आगे पढ़ लेते हैं, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आज पढ़ ही लेंगे। चलिए ये दिया आपका भरने की तिथि किस तरीके से किस तरीके तक है। आगे अधिकतम आयु सीमा, चलिए अब आप लोगों को यहाँ से ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार वालों के लिए। बिहार वालों के लिए सबसे अधिकतम योग्यता वाली जो है पोस्ट आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ देखिए सैलरी भी बहुत अच्छी खासी इसमें मिलती है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से पढ़कर नौकरी ले लीजिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत दिनों के बाद आई है, फिर कब आएगी इसका कोई पता नहीं, क्योंकि अभी चुनाव का मुद्दा चल रहा है, इसीलिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ रहा है। तो दोस्तों हम इस चैनल पर आप लोगों को तैयारी कराएंगे मैथ रीजनिंग, और साथ ही साथ एक सर हैं उनको जीके जीएस वहाँ से वो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा
सॉरी, जो भी यहाँ से एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी यहाँ से कराई जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।